वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम। सो आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अपने सामाजिक विज्ञान के नोट्स के ऊपर। देखो बेटा, आज की जो क्लास होगी ये प्योरली बेस्ड होगी हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस साल CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड दिस इज़ प्योरली बेस्ड फॉर दी 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, अब आप बोलोगे मैम हिंदी तो बोल लो, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी हिंदी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे, ठीक है, इस टॉपिक पे। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं अपने भूगोल के अध्याय 1 में। भूगोल का अध्याय 1 मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है क्या? ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है संसाधन एवं विकास, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि हमारे देश में क्या संसाधन है और क्या हमारे देश का विकास हो रहा है। देखो बेटा, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर करती है। अगर किसी देश में संसाधन नहीं होगा तो उस देश का विकास नहीं होगा। किसी देश में अगर ढंग से विकास नहीं होगा तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि उस देश में संसाधन ना हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, ज़रूर समझते हैं, टेक्निकल वर्ड्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही सबसे पहले संसाधन समझो क्या होता है। देखो, संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन का मतलब होता है हमारे वातावरण में उपलब्ध हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, जो तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक व्यवहार से और संस्कृति रूप से स्वीकार्य हो। मतलब तकनीकी रूप से सुलभ का क्या मतलब है, हम उन सब चीज़ों को संसाधन मानेंगे जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर अपने घर में चारों तरफ नज़र उठा के देखोगे ना, तो जिस चेयर टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हो या जिस मोबाइल में इस आप वीडियो को देख रहे हो या लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हो, वो सब आपके लिए संसाधन है। आपको ये तो नहीं हो रहा ना कि आपको लैपटॉप की पहले स्क्रीन लगानी है, फिर बटन लगाना है, फिर उसको पेचकस से कसना है एंड देन आपको यूज़ करना है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। आपको क्या करना है, लैपटॉप का एक बटन ऑन करना है, उसको फिर अपना ये वीडियो ऑन करना है और उसको देखना स्टार्ट कर देना है। तो ये आपके लिए संसाधन हो गया। किस तरीके से, यह आपके लिए एकदम सुलभ संसाधन हो गया ना, सुलभ, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, मतलब वो आपके बिल्कुल इकोनॉमिकली कंडीशन को देखते हुए, मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगा हो या आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, या सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी संस्कृति एक्सेप्ट मत नहीं करती हो। मतलब हर वो चीज़ जिसको हम एक्सेप्ट कर पाएँ, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर पाएँ, जो बिल्कुल सही तरीके से हो और जो हमारे यूज़ में आती हो, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। अब आप बोलोगे मैम ये इतनी अजीब सी डेफिनेशन है, तो ये कोई अजीब सी डेफिनेशन नहीं है बेटा। संसाधन का मतलब क्या, जो तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो और संस्कृति रूप से स्वीकार्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। तुम्हारे चारों ओर रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संसाधन हैं। बस शर्त ये कि उनको कैटेगराइज किया हुआ है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। बात करेंगे आगे संसाधनों के प्रकार की। अब संसाधनों के प्रकार को वर्गीकृत किया हुआ है। किस किस में वर्गीकृत किया हुआ है? सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति मतलब कि इनका जो जन्म हुआ, ये संसाधन बने तो कैसे कैसे संसाधन, कौन सा संसाधन क्या कहलाता है, ठीक है। तो एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक को बोलते हैं जीवित और अजैविक को बोलते हैं गैर जीवित। मतलब बायोटिक मतलब कि जिसके अंदर लिविंग थिंग्स होंगी, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी, अब आप बोलोगे मैम हिंदी में लिख दो, सॉरी, जिसके अंदर जीवित चीज़ें होंगी, ठीक है। जितनी भी हमारी जीवित चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, ठीक है, उसके बाद पशु हो गए, ठीक है, उसके बाद पक्षी हो गए, ये सब के सब कौन होते हैं, ये सब के सब होते हैं बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, जैविक संसाधन। कौन होते हैं सब? जैविक संसाधन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और अगर मैं बात करूँ अजैविक संसाधन की, तो अजैविक संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कि जिनमें जान नहीं होती है। अब भाई जिनमें जान नहीं होती, ऐसे कौन से हो गए भाई? पत्थर हो गए ना, पत्थर। आप अगर पत्थर की बात करोगे तो पत्थर एक अजैविक संसाधन है, ठीक है। पत्थर हो गया, वो एक अजैविक संसाधन है, उसमें कोई सांस नहीं है। आप पत्थर को कितना ही मार लो, पत्थर के चोट नहीं लगेगी, लेकिन आपके चोट लग सकती है, ठीक है। तो पत्थर पे मारना मत, आई एम जस्ट सेइंग, कहीं मारने बैठ जाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं थकावट के आधार पे। अभी थकावट का आधार का क्या मतलब है? थकावट के आधार का मतलब होता है बेटा एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कौन से ऐसे संसाधन है जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और कौन से ऐसे संसाधन है जो ख़त्म नहीं होंगे,
ठीक है, अभी हम इनको ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो ख़त्म होने मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश में एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, मतलब उनका हम यूज़ हमें अपनी फ्यूचर भावी पीढ़ी के लिए संभाल के रखना चाहिए। तो वो होते हैं सारे अनवीनकरणीय संसाधन जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका हम यूज़ बहुत ढंग से करते हैं और हमें पता होता है, क्योंकि ये इनको बनने में बहुत वर्षों का समय लगता है। और इवन जो नवीनकरणीय होते हैं जिनको हम दोबारा से किसी भी भौतिक प्रक्रिया से या किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से बना सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्या क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें हम एग्जाम्पल वाइज अभी समझेंगे, डोंट वरी। अगली बात आती है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब कि भाई उसकी ओनरशिप क्या है, मतलब वो किसका है, किसी व्यक्ति की कोई चीज़ है, किसी समुदाय की कोई चीज़ है, किसी राष्ट्र की कोई चीज़ है, किसी अंतर्राष्ट्रीय की कोई चीज़ है। व्यक्ति की चीज़ से क्या मतलब, भाई तुम्हारा अपना घर तुम्हारा है, वो तुम्हारे लिए एक संसाधन है। समुदाय के लिए क्या मतलब, तुम्हारा मंदिर तुम्हारा भी है, तुम्हारे गली वालों का भी है, तुम्हारे मोहल्ले का है, पूरे मंदिर वाले सब आ सकते हैं, ठीक है। तो वो एक कम्युनिटी के लिए हो गया, एक समुदाय के। राष्ट्र के लिए लाल किले में तुम भी जा सकते हो, पूरा इंडिया जा सकता है, कोई भी जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय में एक टेक्निकल वर्ड आएगा जो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय आने पे समझाऊंगी। इसके अंदर एक छोटा सा टेक्निकलिटी वर्ड है जो मैं समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बात करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं विकास के स्थिति के आधार पे। मतलब विकास मतलब किस भी संसाधन की कितना विकास हुआ है, उसका हमारे पास कितना स्टॉक है और हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वन बाय वन आ गया भाई जैविक संसाधन को पढ़ने का समय। सबसे पहले जैविक संसाधन क्या होता है। तो जैविक संसाधन अभी मैंने बताया था, जो लिविंग थिंग्स होती है, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हो गई, वो सब क्या होती हैं, वो सब होती है जैविक संसाधन, ठीक है। जैविक संसाधन मतलब वह जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, उनके पास जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, जीव, मत्स्य, पशुधन, ठीक है, पशुधन लिखा है, पशुधन हो गया आदि। तो जितने भी जीव है जिनके अंदर जीवन होता है, वो सारे के सारे संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन होते हैं। बात करते हैं अजैविक संसाधन की। अजैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनके अंदर कोई सांस नहीं होती है, और वो क्या होते हैं, जैसे कि चट्टाने या धातु। तुमने सोने की कोई चीज़ पहनी हुई है या कड़ा पहना हुआ है, कुछ पहना हुआ है, आप उससे बोल के देखो, आपसे नहीं बोलेगा। लेकिन आप एक कुत्ते को कुछ बोल के देखोगे, मे बी ही जस्ट डू भाऊ, ओके, वो कुछ बोल सकता है आपको, लेकिन आपके पास कोई मेटल की चीज़ आपको पलट के जवाब नहीं देगी। अगर दे रही है तो भाग जाना, कुछ होगा उसके लिए, ठीक है। हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अक्षय संसाधन की। अक्षय संसाधनों का भी मैंने वही बताया था, अक्षय संसाधन ये कुछ बहुत शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नवीनकरणीय, ठीक है, नवीनकरणीय, ठीक है, यही होता है अक्षय संसाधन। क्या होता है नवीनकरणीय संसाधन, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, जिसको हम दोबारा से रिवाइज कर सकते बना सकते हैं। जंगल है, जंगल एक बार जल गया तो क्या हुआ, दोबारा से बन तो सकता है ना, कैसे बन सकता है, जब आप उस जंगल को दोबारा से खोदोगे, उसको फर्टिलाइज़ करोगे, उसके अंदर बीज डालोगे, प्रॉपर टाइम से पानी डालोगे, तो जंगल दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। अगर एक छोटे जंगल की बात करें, बड़े जंगल तो अपने आप बनते हैं, ठीक है। तो यही होता है जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। वी कैन डू रिन्यू, होता है ना, रिन्यू करा लो भाई, रिन्यू करा लो, ये वर्ड सुना होगा। तो इसको इंग्लिश में रिन्यूएबल बोलते हैं। रिन्यूएबल मतलब दोबारा बन सकता है। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, अनवीनकरणीय संसाधन। तो अनवीनकरणीय संसाधन जिनको बनने में ही बहुत लंबा समय लगता है भाई, है ना, तो ऐसे संसाधनों को बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई। अब व्यक्तिगत संसाधन पे आ जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन मैंने आपको समझाया था, किसी भी व्यक्तिगत संसाधन में भाई किसी निजी तौर पे व्यक्ति का खुद का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है बेटा किसी खुद की अधिकार, ठीक है, या खुद की ओनरशिप, ठीक है, अधिकार या ओनरशिप। बात करते हैं स्वामित्व संसाधन की, जैसे खुद का घर, खुद की दुकान, ठीक है, खुद का घर, खुद की दुकान। अब आगे बात करने जा रहे हैं हम कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में। मतलब कि समुदाय सामर्थ्य वाले संसाधन, वे संसाधन जो समुदाय के सभी लोगों के सुलभ है। मतलब आप किसी गांव में जाते हो, वहाँ पे आप चारागाह देखते हो, कोई गांव में अगर मान लो आपके गांव में कोई मर गया, तो दफन का जो मैदान होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया भी है शुद्ध हिंदी में कि दफन मैदान होता है, वहाँ पे आप अगर कोई किसी को करा जा रहा है, उस किसी को जलाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो उसको वहीं पर करते हैं, सबकी कम्युनिटी है। ये तो नहीं है सबको अलग अलग ज़मीन लेके करना पड़ेगा। जैसे हमारे, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, यहाँ पे शमशान घाट है, निगम बोध घाट है, वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, मतलब कि यहाँ पे हर कोई कम्युनिटी का आदमी जा सकता है। ये भी इसको छोड़ दो तो आप मंदिर की बात करो, मरने की बात ही मत करो, ठीक है। बात कर लेते हैं मंदिर की, भगवान की। मंदिर में आप लोग भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, हम सब जाते हैं हमारे मंदिर में। ये नहीं है कि कोई मुझे आके बोल देगा कि नहीं आप हमारे मंदिर में नहीं जा सकते, अनटिल एंड अनलेस उसका खुद का घर का मंदिर ना हो। अब मैं किसी के घर के मंदिर में तो उठ के नहीं जाऊँगी सुबह सुबह, वो तो मुझे टोक देगा, भाई मेरे घर के मंदिर में क्या कर रहे हो, ठीक है।
आगे बात करते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन की। तो राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्र के हैं। देश में सार्वजनिक भलाई के लिए निजी संपत्ति का हासिल करना कानूनी शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब जितने भी सार्वजनिक भलाई के लिए जितनी भी चीज़ें, जैसे कि हॉस्पिटल, ठीक है, जैसे कि स्कूल्स, ये सब हमारे कौन से संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है। स्कूल में आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकती हूँ, हम एक गली के स्कूल में भी जाते हैं, पूरे इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, तो वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मैंने कहा था कि इसके अंदर एक टेक्निकलिटी वर्ड है, अब उस वर्ड को पहले समझने के लिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कुछ संसाधनों को विनियमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ है संसाधन जो दुनिया के सभी देशों को संबंधित हो। उदाहरण, समुद्र और महासागर आदि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा विनियमित किए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक देश के महासागरों पर एक विशिष्ट सीमा तक कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इस सीमा के अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस सीमा को क्या बोला जाता है? अन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस सीमा को अन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। देखो भाई, सिंपल सी बात समझ लो, जो इसके अंदर बड़ा से बड़ा लिखा हुआ है उसको मैं आसान शब्दों में तुम्हें बता रही हूँ। जैसे मान लो ये महासागर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा महासागर है, ठीक है, ब्लू कलर कर देते हैं इसके अंदर, थोड़ा पानी ब्लू हो जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर ये तुम्हारे अंदर ये तुम मान लो कि ये महासागर है, ठीक है, ये महासागर है आपका। भाई यहाँ पे है USA, ठीक है, यहाँ पे है USA। अब जो USA है ना बेटा, ये महासागर USA का भी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये महासागर USA का भी है, ठीक है। अगर मैं बात कर दूँ USA में, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये महासागर USA का भी है, USA का पूरा महासागर नहीं है। USA का कहाँ तक ये महासागर होगा? ये USA का महासागर होगा सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर के एरिया तक। कितने किलोमीटर के एरिया तक? 200 किलोमीटर के एरिया तक ये सिर्फ USA का संसाधन होगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो उस संसाधन को कोई भी यूज़ कर सकता है। मतलब अगर अंडर 200 किलोमीटर्स तक आप जाओगे तो पूरा राज किसका है? भाई US का है। उसके आगे आप मान लो ये 200 किलोमीटर्स का रास्ता है, अगर आप इसके आगे जाते हो तो ये संसाधन, ये आप इसको USA नहीं, इसको और भी लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये USA की प्रॉपर कम्युनिटी या उनका खुद का उस पर वो नहीं है, ठीक है, जैसे दबदबा नहीं है। जैसे यहीं पे ये बात लिखी है, 200 किलोमीटर से परे महासागरीय संसाधनों को खुले महासागर कहा जाता है। तो अगर ये 200 किलोमीटर से आगे चला गया तो ये सारे संसाधन कौन से होंगे? ये सारे कौन से संसाधन होंगे? ये हो जाएंगे सारे खुले महासागर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? खुले महासागर, ठीक है, महासागर हो जाएंगे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की अनुमति के बिना किसी भी देश पे इसका अधिकार नहीं है। तो आप किसी भी देश पे आप इन पे आपका USA का अधिकार नहीं है। USA का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर की दूरी तक है? USA का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी तक है। बात इतनी समझ आ गई, आई होप आपको। बात करते हैं आगे। संभावित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि भारत के पश्चिमी विशेषकर हिस्से में राजस्थान और गुजरात के पवन व सौर ऊर्जा के विकास के अपार संभाव है। देखो ये राजस्थान की बात ले लो, राजस्थान में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन एरिया भी है, बहुत खुला एरिया है, खुला एरिया है। तो वहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सौर ऊर्जा मिलेगी। सौर ऊर्जा से आपको पता है अभी कितने लोग हो गए, अब तो सौर ऊर्जा से लोग अपने फ़ोन चार्ज होने लग गए हैं, लाइट्स आ गई हैं, हमारी LED लाइट्स आ गई जो सिर्फ सौर ऊर्जा से चलती हैं, लेकिन उसका हमारे देश में अभी प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो उन सारे संसाधनों को संभावित संसाधन बोला जाता है, जिनका हमारे देश के अंदर, मतलब वो हमारे देश में है तो, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे। तो उन सभी संसाधनों को कौन सा संसाधन बोला जाएगा? संभावित संसाधन बोला जाएगा। तो आई होप आज के लिए आपने ये व्हाट इज़ संसाधन क्या होता है और संसाधन के प्रकार क्या होते हैं इतना पढ़ लिया था। अगली क्लास में मैं आपके साथ विकास क्या होता है, विकास के क्या क्या प्रकार होते हैं वो डिस्कस करूँगी। टिल देन आप लोग क्या करेंगे? बैठ के घर पे इन सबको रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।